नमस्कार बच्चों। आज से हम औरंगज़ेब पर अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में औरंगज़ेब की विभिन्न नीतियों पर 250 शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि उसकी दक्कन नीति, धार्मिक नीति, राजपूतों से संबंध और इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्न जो कि 500 शब्दों में जवाब देना होता है, जिसका आपको वह और मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगज़ेब के उत्तरदायित्व का निर्धारण कीजिए, इस तरह से पूछा जाता है, जिसमें भी आपको पहले उसकी नीतियों का मूल्यांकन करना है और उसी के आधार पर उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण करना है। तो हम अगले कुछ वीडियोस में औरंगज़ेब के टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम औरंगज़ेब की दक्कन नीति के पहला भाग वीडियो पर काम कर रहे हैं। औरंगज़ेब का परिचय हम आपको दे दें, आप जानते ही हैं। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल, जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था, के गर्भ से हुआ था। औरंगज़ेब का विवाह जो है, औरंगज़ेब की शादी 1637 में फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम या रबिया बीबी से हुआ था। सामूगढ़ की विजय के बाद आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद औरंगज़ेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक कराया और अबुल मुज़फ़्फ़र आलमगीर की उपाधि धारण की। लेकिन खंजवा, जिसमें कि उसने शाह शुजा को हराया अंतिम रूप से, और देवराई, जिसमें कि उसने अंतिम रूप से दारा शिकोह को हराया, उसके बाद पुनः 5 जून 1659 को दिल्ली में उसने अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। अब उसकी दक्कन नीति पर, उसके सामान्य परिचय के बाद हम उसकी दक्कन नीति की चर्चा करेंगे। तो औरंगज़ेब ने शाहजहां के काल में 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्कन के सूबेदार के रूप में काम किया था और औरंगाबाद को मुगलों के दक्कन सूबे की राजधानी बनाया था। वह दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि इसके बिना मराठों की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता था। दक्षिण की स्थिति क्या थी? दक्षिण की 5 स्वतंत्र सल्तनतों में से बरार को 1574 ईस्वी में मुर्तज़ा खान ने अहमदनगर में, बरार किस में मिला? अहमदनगर में, और बीदर को 1619 में इब्राहिम आदिल शाह टू ने बीजापुर में। बीदर किधर मिला? बीदर प्लस बीजापुर हो गया और बरार प्लस अहमदनगर हो गया। 1682 में अपने विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते हुए औरंगज़ेब दक्षिण भारत पहुंचा था, किंतु उसके बाद उसे उत्तर भारत में पुनः लौटने का अवसर ही नहीं मिला। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगज़ेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। औरंगज़ेब के दक्षिण में जो लड़े गए युद्ध हैं, उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, बीजापुर व गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध और उनका मुगल साम्राज्य में विलय, और फिर मराठों की 4 पीढ़ियों शिवाजी, संभाजी, राजा राम और उसकी विधवा ताराबाई के विरुद्ध युद्ध। तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मूलतः उसके बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध युद्धों को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दक्कन नीति पार्ट 2 में मराठों के साथ उसके संघर्ष को देखेंगे। तो हम बात करें पहले बीजापुर की। बीजापुर में इस समय अली आदिल शाह का शासन था और औरंगज़ेब
को अच्छी तरह से ज्ञान था कि आदिल शाह ने किस प्रकार सन 1657 की संधि की शर्तों की अवहेलना की थी और उत्तराधिकार युद्ध के समय उसके व्यक्तिगत प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फिर भी औरंगज़ेब आदिल शाह को क्षमा करके संयुक्त चेष्टा द्वारा मराठों का दमन करने के लिए इच्छुक था। वो लगातार आदिल शाह के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाता रहा कि भाई आदिल शाह के साथ मिलकर वह मराठों का दमन कर पाए। जब 1660 में शाइस्ता खान ने आदिल शाह से संयुक्त योजना के आधार पर मतलब मुगल और बीजापुर मिलकर मराठों को उत्तर और दक्षिण से हमला करके कुचल डालें ऐसा प्रस्ताव किया था, उसने इसे स्वीकार कर लिया था और अपने खोए हुए दुर्गों पर पुनः अधिकार कर लिया। किंतु जो ही उसका यह उद्देश्य पूरा हुआ, जैसे ही उसको मुगलों से अपने खोए हुए दुर्ग मिल गए, वैसे ही वह चुपके चुपके शिवाजी से मिल गया और शिवाजी को गुप्त सहायता देने लगा। हालांकि ऊपरी तौर से वह औरंगज़ेब के पक्ष में था। आदिल शाह की इस दुरंगी नीति का कारण ये था कि आदिल शाह मुगल सम्राट औरंगज़ेब की मित्रता पर विश्वास नहीं करता था और समझता था कि मराठों का विनाश होते ही मुगल सेना का ध्यान बीजापुर की तरफ हो जाएगा। शिवाजी की सेना वास्तव में बीजापुर की प्रथम रक्षा पंक्ति है मुगलों के खिलाफ, क्योंकि मुगल पहले मराठों को हराएंगे, मराठों को हराने के बाद ही बीजापुर की तरफ आएंगे। अतः अगर मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष चलता रहे तो बीजापुर मुगलों से सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वह इस तरह की दुरंगी नीति चल रहा था। सम्राट औरंगज़ेब से भी मित्रता रख रहा था और शिवाजी को भी सहायता दे रहा था। इसके अलावा बात यह थी कि वह उसकी हार्दिक सहानुभूति न तो मराठों के साथ थी और न ही मुगलों के साथ। उसका निजी स्वार्थ इसमें था कि मुगल मराठे लगातार युद्धरत रहें और वह दोनों का मित्र बना रहे। तो बीजापुर की नीति ये थी। इस अवधि में औरंगज़ेब ने बीजापुर के शासक को उसकी इस अवसरवादी नीति के लिए चेतावनी भी दी। औरंगज़ेब समझ रहा था कि आदिल शाह क्या कर रहा है, किंतु और वो लगातार चेतावनी भी दे रहा था आदिल शाही सुल्तान को। लेकिन इस समय तक औरंगज़ेब का बीजापुर पर अधिकार करने का कोई विचार नहीं था, बल्कि उसका पूरा जो ध्यान था वो मराठों की समस्या पर ही केंद्रित था। 1665 में जब मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य कर दिया और मराठों की सहायता से बीजापुर पर चढ़ाई का प्रस्ताव रखा, परंतु इस अभियान का उद्देश्य भी बीजापुर पर अधिकार करने का नहीं था, बल्कि कुछ विवादग्रस्त क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति का था। मराठों की सहायता ठीक ढंग से न मिलने के कारण यह अभियान 1666 में विफल रहा। इसके कुछ वर्षों बाद तक औरंगज़ेब ने मराठों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही को ही प्राथमिकता दी, क्योंकि 1670 के बाद शिवाजी ने दक्षिण में मुगलों का विरोध आरंभ कर दिया था। इसी समय औरंगज़ेब राजपूतों के विरुद्ध युद्ध और राजकुमार अकबर के विद्रोह की समस्याओं में उलझा रहा। 1681 तक उसने इन समस्याओं पर काबू पा लिया, लेकिन मराठों को कुचलने में वह असफल रहा और 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद ही उसे मराठों की समस्या से कुछ समय के लिए राहत मिली। इधर 1680 का जो दशक है उसमें बीजापुर की शक्ति का भी पतन हो रहा था। वहाँ का शासक अयोग्य था और विभिन्न सामंत इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपनी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि करने लगे थे। इसलिए औरंगज़ेब ने इन घटनाओं के बावजूद भी बीजापुर के प्रति उदार व्यवहार ही किया, क्योंकि उसका ध्यान मुख्यतः मराठों पर ही केंद्रित था। वह बीजापुर की सहायता से मराठों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता रहा, लेकिन बीजापुर ने स्पष्ट सहायता नहीं दी। 1681 में स्थिति और भी बिगड़ गई, क्योंकि विद्रोही राजकुमार अकबर ने मराठा शासक संभाजी की शरण प्राप्त कर ली। औरंगज़ेब ने इस परिस्थिति से स्वयं निपटने का फैसला किया। वह 1682 में दक्षिण आ गया। उसने 1684 में बीजापुर की मांग वस्तुतः ठुकरा दी और मराठों से सहयोग करना चाहा।
अंततः बीजापुर के क्षेत्र से मुगल सेना के गुजरने के प्रश्न पर युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें बीजापुर की हार हुई और 1686 में बीजापुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अंततः औरंगजेब ने बीजापुर को तो मिला ही लिया मुगल साम्राज्य में, और वहाँ के शासक सिकंदर आदिल शाह को खान का पद दिया और 1 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन उसे दे दी। 32 वर्ष की अल्पायु में ही सिकंदर आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार धार्मिक गुरु शेख फहीमुल्लाह की कब्र के पास उसे दफना दिया गया। अब हम बात करेंगे गोलकुंडा की। अब दक्षिण में अंतिम रियासत गोलकुंडा ही शेष रह गया। यहाँ के शासक ने भी औरंगजेब को कई कारणों से अप्रसन्न कर रखा था। औरंगजेब के सम्राट बनने से पूर्व ही मीर जुमला की समस्या के कारण गोलकुंडा के शासक से औरंगजेब के संबंध बिगड़ गए थे। इसके अलावा गोलकुंडा के शासक यदा कदा मराठों से भी सहयोग करते रहते थे, और फिर गोलकुंडा हीरों की बड़ी मंडी तो थी ही। 1673 के बाद गोलकुंडा राज्य में 2 ब्राह्मण भाइयों मदन्ना अकन्ना का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इन्होंने मराठों से सहयोग की नीति अपनाई थी, क्योंकि दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में मुगलों के आक्रमण से दक्षिणी रियासतों को सुरक्षित रखने के लिए मराठों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बात वही है जो कि बीजापुर के साथ थी। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ही चाह रहे थे कि मुगल मराठे लड़ते रहें और वो लोग सुरक्षित बने रहें। जब तक मराठे सक्रिय थे, मुगलों द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करने में वे बाधक हो सकते थे। यही कारण था कि दक्षिणी रियासतें मराठों के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने में संकोच कर रही थीं। इन सब बातों के बावजूद भी औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई करने का निर्णय बीजापुर की विजय के बाद ही लिया। बीजापुर पर मुगल आक्रमण के समय गोलकुंडा के शासक ने बीजापुर को सहायता पहुंचाने का प्रयास भी किया था। ठीक है, वो मराठों की भी सहायता कर रहा है, वह बीजापुर की भी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। अतः 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। इन विजयों के बाद दक्षिण के स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1689 में औरंगजेब ने मराठा शासक संभाजी को भी पराजित कर दिया और उसे भी बंदी बना लिया। कुछ समय बाद उसे मृत्युदंड दे दिया गया। इस तरह से 1687 तक आते आते बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। अब हम अगले वीडियो में मराठों के प्रति औरंगजेब की नीति को देखेंगे, ताकि दक्कन नीति को पूरा कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।